हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल आपसे हम मिल चुके हैं और आपको कल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम कराए थे। वो ऑब्जेक्टिव था बुक से और क्वेश्चन बैंक से था। तो आप देख चुके होंगे कैसा लगा, क्या लगा आपको उसमें बेहतर। तो आज उसी के आधार पर हम बायोलॉजी का एक चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम आगे हम बताएंगे। और वो चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पूरे चैप्टर को हम डिटेल के साथ बताएंगे आपको उस चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आ चुका है हमारा चैप्टर खुल चुका है। आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम उत्सर्जन है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम पहले समझेंगे कि उत्सर्जन होता है क्या। ठीक है, तो इसका डिफाइन कर दे, परिभाषा आपको बता दे कि उत्सर्जन क्या होता है। कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, जिनके अंदर जीवन के गुण पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप। अब जब जीव जो होते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं इनके शरीर में उपापचयी क्रिया होता है। इनके शरीर में क्या होता है, उपापचयी क्रिया होता है। और इसके फलस्वरूप, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। और उपापचयी क्रिया जैसे ही होगा तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और वही उत्पन्न जो होते हैं, कौन उत्पन्न होंगे, तो उत्पन्न जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। क्या उत्पन्न होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। या फिर इसको बोल ले बेकार पदार्थ, या बोल ले बेकार पदार्थ उत्पन्न होते हैं। या फिर इसको बोल लेंगे हानिकारक पदार्थ। कौन सा पदार्थ, हानिकारक पदार्थ। ये सभी क्या होते हैं, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि उत्सर्जन का परिभाषा क्या होता है। एक दफा और बोलते हैं कि जीवों के शरीर में, जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर में कौन सी क्रिया, तो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ या हानिकारक पदार्थ, जिसका नाम क्या पड़ता है या जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए ये बात कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। आइए आगे आपको लेकर चलते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या बताना है। उत्सर्जन, अब देखिए उत्सर्जन से यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ, अभी जो बताए हम आपको, या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं, यानी हम लोग मनुष्य, हम लोग अपने ऊपर एग्जाम्पल ले ले, तो मनुष्य में कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जो बेकार पदार्थ है उसके बारे में आपको जरा बता दें कि मनुष्य के अंदर जो पाए जाते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। पहला हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बोल लेंगे आप बलगम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बलगम बोल सकते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, पसीना बोल सकते हैं। या फिर क्या बोलेंगे, मलमूत्र निकलते हैं, ये सभी चीज निकलते हैं, मलमूत्र हो गया। या फिर क्या होते हैं, सीबम होते हैं। तो बच्चों ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कौन सा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट का मतलब बेकार। जब आपका उपापचयी क्रिया होता है शरीर में तो कौन सी चीज निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, और ग्रहण कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तब क्या हम कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर में, नहीं ना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसी के साथ बलगम, बलगम यानी हमसे जो कफ खकारी निकल रहे, बलगम निकल रहे, क्या उसको हम रख पा रहे हैं अपने अंदर, नहीं ना रखते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होगा। पसीना, पसीना क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में, नहीं, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर से निष्कासित होती है। या मलमूत्र, मलमूत्र को भी हम क्या करते हैं कि ये इसको निष्कासित करते हैं, ना कि अपने शरीर में रखते हैं। अब ये सोच रहे होंगे आप नया नाम कि सीबम क्या होता है। प्यारे बच्चों, सीबम क्या होता है कि आपके त्वचा ही से निकलता है। जैसे कि देख लीजिए नाक,
नाक में होता है ना, कभी कभी आप इसको दाबेंगे दबाएंगे जोर से, तो उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलेगा, व्हाइट व्हाइट निकलेगा, या कहीं पर भी स्क्रीन से आप फेस पर से दबाएंगे उसको जोर से, तो क्या निकलेगा, एक व्हाइट व्हाइट पदार्थ निकलेगा, जिसका नाम क्या पड़ता है, सीबम नाम होता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इसी के आधार पर आगे बढ़ते हम। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी, अभी तो हम पढ़े हैं कि उत्सर्जी पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारे कौन कौन थे वो जानिए। अब हमारे उत्सर्जी अंग कौन है जिसके द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा, जैसे ले लीजिए पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल त्वचा। क्या आता है, त्वचा। नंबर 2 ले लीजिए आप यकृत। नंबर 3 ले लीजिए आप वृक्क ले लीजिए। नंबर 4 ले लेते हम, नंबर 4 बड़ी आंत। बड़ी आंत। और एक और है हमारा जो है फेफड़ा। फेफड़ा। तो बच्चों आज देखेंगे, अब देखिए कि ये सारे चीज है, यानी कि ये सारे क्या है, उत्सर्जी अंग है। और उत्सर्जी अंग पहला हम देख लिए त्वचा, दूसरा यकृत, तीसरा क्या है वृक्क, और चौथा बड़ी आंत, और लास्ट क्या है, फेफड़ा। अब इसको देखिए, त्वचा से कौन से पदार्थ है जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलते हैं। तो त्वचा से हमारा क्या निकलता है, पसीना। क्या निकलता है, पसीना। सीबम। ठीक है। यकृत, यकृत से क्या निकलते हैं, अमोनिया। क्या निकलते हैं, अमोनिया। यकृत से हमारा क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। और वृक्क से क्या निकलते हैं, मल मूत्र को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। और बड़ी आंत जो है हमारा, इससे क्या निकलता है, अपचा भोजन। अपचा भोजन। अपचा, जो हमारे शरीर में जो भोजन पच नहीं पाता है उसको बोलते हैं अपचा भोजन। अपचा भोजन। और लास्ट जो है फेफड़ा। फेफड़ा, यही से क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्या निकलते हैं, बलगम, थूक, खकारा, ये सब जितने भी चीज है वो सभी कहां से निकलते हैं, फेफड़ा से निष्कासित होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि उत्सर्जन क्या था, उत्सर्जन का परिभाषा क्या था, और उपापचयी क्रिया के द्वारा क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज निकला था, और अपशिष्ट पदार्थ क्या था। तो अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज थे। और उत्सर्जी अंग के बारे में आपको पता हो गया कि कौन कौन हमारा उत्सर्जी अंग है। तो ये सारे हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग है। और कौन उत्सर्जी अंग के द्वारा कौन सा चीज निकलता है, निष्कासित होता है, वो सभी को आपको बता दिया गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आपका क्या आता है देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या कह रहा हमारा टॉपिक कि यूरिया, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, ये सभी क्या है इनके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो यूरिया जो है, और अमोनिया है, और यूरिक एसिड है, ये किसके अंदर ये 3 जीव का नाम दिया हुआ है, और तीनों जीव में कौन सी चीज कब पाए जाते हैं देखते हैं। ठीक है। तो मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि मनुष्य के अंदर कौन सा चीज पाया जाता है। तो मनुष्य में जो पाए जाते हैं वो होते हैं यूरिया। क्या पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, यूरिया। और पक्षी में पूछा जाए कि पक्षी के अंदर कौन सी चीज पाए जाते हैं, तो पक्षी में हमारा क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। और मछली में यदि पूछा जाए कि मछली के अंदर इनमें से कौन चीज पाए जाते हैं, तो मछली के अंदर जो होता है वो अमोनिया पाया जाता है। और मछली ही एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है। तो अब देख रहे होंगे कि यूरिया किसके अंदर पाया गया, अमोनिया किसके अंदर पाया गया, और यूरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। तो मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, यूरिया पाए जाते हैं। पक्षी के अंदर यूरिक एसिड पाए जाते हैं। मछली है, मछली के अंदर सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए अब हम लोग जानेंगे, मनुष्य के बारे में समझ चुके हैं कि मनुष्य का कौन से उत्सर्जी अंग था, मनुष्य क्या चीज उत्सर्जित होती है, क्या क्या चीज निष्कासित होती है, कौन अपशिष्ट पदार्थ था, सभी को जान चुके हैं। और किसमें क्या चीज पाया जाए, मछली में और पक्षी में और मनुष्य के अंदर क्या क्या पाया गया था।
अब उसी टाइप से क्या सर जी पेड़ पौधे की बात बताइएगा कि नहीं बताइएगा? हाँ तो बिल्कुल बताएंगे बच्चों। आपको बता दें कि पेड़ पौधे में भी क्या, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय पहले आप समझ लें कि एक कोशिकीय किसको कहते हैं। एक कोशिकीय वैसा जीव होता है या वे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय में देख लीजिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या एक कोशिकीय जीव के पास कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है? कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है? कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? सीधा बोलेंगे इसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसी प्रकार पेड़ पौधा में पूछा जाएगा कि क्या पेड़ पौधे किसको, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है? तो इसमें भी उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। इसके अंदर भी उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक कोशिकीय में सारी क्रिया किसके द्वारा होता है? यदि आपको पूछ दिया जाए कि एक कोशिकीय पौधे में सारी क्रिया किसके द्वारा होंगे, तो एक कोशिकीय पौधे में सारी क्रिया जो होती है वो विसरण के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं, और ये कोई अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं करता, जो भी करेगा वो विसरण के क्रिया के द्वारा करेगा। ठीक है। और ये जो होते हैं पेड़ पौधे, इसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर होते हैं, वो कैसे होते हैं देखा आपको बताएंगे आगे। अब पेड़ पौधे क्या चीज निकालते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया था। क्या बताते हैं हम कि मनुष्य क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और ग्रहण क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो पेड़ यहाँ पर कौन चीज छोड़ेगा? ऑक्सीजन को छोड़ेगा, O2 को छोड़ेगा। जैसे उसका ये क्या हो जाएगा? उसका अपशिष्ट पदार्थ होगा, खराब पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और इसमें से बहुत सारे चीज निकलते हैं, जो जैसे होते हैं गोंद, जैसे क्या होते हैं गोंद, दूधिया पदार्थ होता है, या दूधिया पदार्थ होता है, या रेंजीन होता है, या फिर लैटेक्स, या क्या निकलते हैं? लैटेक्स निकलते हैं। ये सारे क्या हैं? पेड़ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, जो उत्सर्जित करता है पेड़ पौधा। ये सभी चीज को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है। कौन? पेड़ पौधा। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, कहता है कि पादप जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित कैसे करते हैं, यानी उत्सर्जी कैसे करते हैं पेड़ पौधा, तो वो किनके द्वारा करते हैं? पत्तियों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कैसे, उत्सर्जी कैसे होगी, हम अभी बताएं। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन थे वो पता चल गया। अब यदि पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे अपना उत्सर्जन कैसे करते हैं, किसके द्वारा, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, वृक्क के द्वारा, यकृत के द्वारा, इन सभी के माध्यम से किए हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधा भी करता है बच्चों। तो वो किसके द्वारा करेगा? पत्तियों के द्वारा करेगा। या तो फिर किसके द्वारा करेगा? या तो छाल के द्वारा करेगा। छाल बोले तो किसको? जो उसका छिलकोइया होता है, छाल, उसको बोला जाता है। ठीक है। इसी के द्वारा इसी में क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। क्या संचित रहते हैं? ये सभी पदार्थ इसी के अंदर संचित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और यही को ये दोनों क्या करता है? उसको निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है पेड़ पौधे से। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, नंबर 2 कहता है कि टैनिन एवं चीड़ के पौधों में क्या कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टैनिन एवं चीड़ के पौधों में कौन सा चीज पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? रेंजीन। क्या पाया जाते हैं? रेंजीन पाया जाता है। ये है ही अपशिष्ट पदार्थ किसके अंदर पाया जाता है? टैनिन एवं चीड़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, तीसरा है कि बबूल के पौधों में, आप देखे होंगे बबूल का पौधा कहाँ होता है? खरूरी सब में। खरूर का मतलब जहां खर पदार्थ फलते हैं, ज्यादा जंगल रहते हैं, और वहां पर बबूल के बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं। और बबूल में काफी सारा अधिक मात्रा में क्या रहता है? कांटा, बड़े नुकीले होते हैं। ठीक है। उन पौधे को बोलते हैं बबूल का पौधा। और उसके अंदर पाया जाता है गोंद वाला पदार्थ। क्या पाएंगे? गोंद वाला पदार्थ, गोंदीय पदार्थ पाए जाते हैं। और चौथा देखिए आप कि पीपल का पेड़ देखेंगे जिसका पत्ता बड़ा बड़ा रहता है, या बरगद का पेड़, या पीला कनेर, या फिर ताजी पत्ती, इन सभी को जैसे आप तोड़िएगा तो तोड़ने पर क्या निकलता है?
इन सभी को जब ये हम तोड़ते हैं, इन सभी को हम जब ही तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? इसको तोड़ने पर इससे जब तोड़ेंगे तो निकलेगा उजला पदार्थ, सफेद रंग का उजला रहेगा। और वो कैसा रहता है? तो वो गाढ़ा रहता है, गाढ़ा रहता है और तरल रहता है। तरल का मतलब जो बहती अवस्था में रहती है। इन सभी का नाम क्या रहता है? इन सभी का नाम प्यारे बच्चों लैटेक्स होता है। क्या होता है? लैटेक्स होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि तो इन सभी के पौधों से अगर इसको तोड़ने पर कौन सा पदार्थ निकलता है? गाढ़ा रहता है या उजला रहता है या सफेद रहता है? उनसे जो सजीव पदार्थ होते हैं उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या है? लैटेक्स नाम है। याद रखेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या आज हम पढ़ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, ये बहुत आपको काम में आने वाला सवाल सब है। एक ही क्वेश्चन आपको बुक से एकदम खोज खोज के लाया गया है और उस चैप्टर को पूरा परिभाषित कर रहे हैं अभी हम। आगे चलते हैं, आगे आइए। अब हम पढ़ेंगे, अब हम लोग का मनुष्य के बारे में भी जान चुके हैं, पेड़ पौधे के बारे में भी जान गए। अब चलते हैं किडनी के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी। किडनी आप सुने होंगे। किडनी जो है वो अंग्रेजी नाम है, यानी इंग्लिश में नाम है किडनी, ठीक है। और वृक्क हो गया, वृक्क किसमें नाम है? हिंदी में नाम होता है। और रेनल, रेनल भी क्या है? यह एक लैटिन नाम है। लैटिन का मतलब आप साइंस में जो नाम होते हैं उसको बोलते हैं लैटिन नाम। तो ये सभी इसके नाम है, किसके? किडनी के ही नाम है ये तीनों, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि किडनी का क्या नाम है और इसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क भी बोलते हैं। आगे चलते हैं कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? ये सवाल पूछा जाएगा कि एक किडनी में मनुष्य के कितने नेफ्रॉन मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं 10 लाख। याद रखना है आपको कि एक मनुष्य के एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कहता है आप पूछेगा, आपको सवाल पर सवाल पूछा जाएगा किडनी से रिलेटेड, हर एक सवाल को आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए बताते हैं कि इसका यदि आपको पूछा जाए कि किडनी का आकार कैसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है वो सेम के बीज की तरह, किसकी बीज की तरह? सेम के जो बीज होते हैं उसकी तरह इसका आकार होता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा इसका एक और आकार, तो वो कैसा? राजमा के दाल के आकार के जैसा। राजमा का दाल आप खाए होंगे, उसी के दाल का जो बीज, राजमा का जो दाल होता है उसका सेम आकार कैसे होते हैं? ये वृक्क के आकार का ही राजमा का दाल होता है। तो किस आकार में आप समझ गए होंगे कि सेम के बीज की तरह या फिर राजमा की दाल की तरह इसका आकार होता है। अब पूछा जाएगा बच्चों कि प्रति एक मनुष्य में जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें कितने किडनी पाए जाते हैं या कितने वृक्क होते हैं, वृक्कों की संख्या कितनी होती है? तो एक मनुष्य में वृक्कों की संख्या जो होती है वो वृक्क की संख्या हो गया 2। वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपसे पूछे जाएगा कितने जोड़ी पाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 जोड़ी पाई जाती है। कितने जोड़ी पाई जाती है? तो केवल 1 जोड़ी इसमें वृक्क पाई जाती है। तो आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम कि अब पूछा जाए कि वृक्क का औसत भार क्या होता है, यानी वजन कितना होता है? वृक्क जो होता है वो वृक्क का वजन कितना होता है? तो वृक्क का वजन जो होता है वो 140 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृक्क का भार कितना होता है या औसत भार कितना होता है? तो 140 ग्राम। याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि झिल्ली, यानी वृक्क जो होती है एक झिल्ली से घिरी होती है। किस चीज से घिरी होती है? एक झिल्ली से घिरी होती है। और उस झिल्ली का नाम देखिए पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। इस झिल्ली से क्या होते हैं? वृक्क जो होते हैं घिरे रहते हैं। ये झिल्ली जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली, ये क्या करता है? वृक्क को घेर कर रखता है। देखिए अब आपसे पूछ दे कि वृक्क की लंबाई कितनी होती है, तो वृक्क की लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? वृक्क की लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि वृक्क की सर जी चौड़ाई कितनी होगी, फिर तो चौड़ाई जो होगी इसकी 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है। अगर मोटाई इसी की थिकनेस की बात कर ली जाए तो यहां पर 2.5 से लेकर आपको 4 सेंटीमीटर का इसकी मोटाई होती है, ठीक है।
और बाहर से जो होता है वो बाहर से होता है संयोजी पेशी का होता है। ठीक है, संयोजी पेशी का बना होता है, संयोजी पेशी का बना होता है। और अंदर से जो होता है वो अंदर से जो होता है आरेखित पेशी का बना होता है। किसका बना होता है? आरेखित पेशी का बना होता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क जो होते हैं वो अंदर से किस टाइप का बना होता है और बाहर से कैसे बना होता है। वो कब पूछेगा आपको? सब्जेक्टिव में हम जब क्वेश्चन लाएंगे इसके आधार पर एक और का पार्ट बनने वाला है आपका। जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें हम खाली सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो पूछेगा वृक्क का आंतरिक संरचना को लिखे, उसी में आपका काम चल जाएगा। बोलेगा यहाँ बोल रहा है कि बाहर से वृक्क कैसे होते हैं, तो संयोजी पेशी का बना होता है, और अंदर से कैसे होते हैं, तो वो आरेखित पेशी का बना होता है। याद रखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि वृक्क के बारे में बहुत सारी बातें को जाने होंगे। अगर इसके बारे में और भी बात जानना चाह रहे हैं तो और बताते हैं हम आपको कि वृक्क जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, कार्य क्या करते हैं, यानी काम क्या क्या करते हैं, वृक्क के काम क्या क्या है। तो आपको याद रखना है वृक्क के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, पहला काम आपको बताते हैं। पहला काम जो है ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। कैसा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है? कैसा अंग है? महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। दूसरा, यह मूत्र को क्या करता है? मूत्र को बनाता है। मूत्र को क्या करता है? बनाता है। या फिर क्या करता है? तीसरा आप बोल देंगे रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानने का काम जो करता है वो कौन करता है? तो वो वृक्क करता है। वृक्क के कार्य याद रखना है। अब आपको यहीं पे पूछ दे बच्चों कि रक्त तो छानता है कौन? वृक्क। और रक्त को शुद्ध कौन करेगा? तो रक्त को जो शुद्ध करता है यानी जो साफ करता है उसका नाम क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, तो फेफड़ा हमारा रक्त को शुद्ध करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वृक्क के कार्य क्या थे। तो वृक्क जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, और ये मूत्र को निष्कासित भी करता है और मूत्र को बनाता भी है। ठीक है, और ये रक्त को छानने का काम करता है। और फेफड़ा जो हमारा होता है वो फेफड़ा जो क्या करता है? रक्त को शुद्ध बनाता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम चलते हैं। देखिए, अब और बात आपसे यदि पूछा जाएगा, ठीक है, तो अभी हम पहले इसका चित्र बनाकर आपको समझा दें। ठीक है, कि वृक्क के चित्र क्या है। देखिए, आप देखेंगे कि वृक्क का चित्र अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, चित्र के आधार पर आपको हम समझाते हैं कैसे वृक्क का चित्र बनता है। ठीक है, देखिए पहले तो हम एक लाइन लाएंगे इधर से, फिर इधर, ये इधर, फिर देखिए थोड़ा सा कमी रह गई, देखेंगे बच्चे। ये हमारा वृक्क का आकार बन रहा है। वृक्क का क्या बन रहा है? आकार बन रहा है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि वृक्क किस टाइप से बन रहा है। ये रहा हमारा वृक्क का आकार। वृक्क के आकार, वृक्क के आकार। देखिए, तो अब हम जानेंगे वृक्क के आकार के बारे में। ठीक है, वृक्क के आकार के बारे में, इसको पूरा अभी डिफाइन करेंगे आपको। ठीक है बच्चों, देखिए इसके अंदर जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, देखिए आप क्या भरे होते हैं। वृक्क के अंदर क्या है? ये हमारा वृक्क है, और वृक्क के अंदर देखिए ये जो अभी हम जो इसके अंदर भरे हैं वो क्या है? आदमी के शरीर से सारी चीज आते हैं, और आने के बाद क्या होते हैं? यही जो जाते हैं ये
वृक्क को आपको बताया है, अभी कार्य बताए थे कि वृक्क क्या करता है, मूत्र को बनाता है। तो ये जो बन रहे हैं इसके अंदर मूत्र बन रहे हैं, क्या बनते हैं, मूत्र बनते हैं। और यही मूत्र क्या होती है, इस नलिका के माध्यम से, इस नलिका के माध्यम से कहाँ आती है, मूत्र वाहिनी में। इस वाहिनी का नाम क्या है, मूत्र वाहिनी। इसका नाम क्या है, मूत्र वाहिनी। ठीक है, इसका नाम है मूत्र वाहिनी। ठीक है, अब जब यही नलिका से होकर आती है तो पहले वाहिनी में आ जाती है, मूत्र हमारे सारे कहाँ आ जाते हैं, मूत्र वाहिनी में। इस वाली नलिका को बोलेंगे मूत्र वाहिनी। ठीक है, और यहाँ पर जो आकर जमा होती है इसका नाम है मूत्राशय। इसका नाम क्या है, मूत्राशय। ठीक है, और इसके बाद जो ये वाला अंग दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसका नाम है मूत्र मार्ग। क्या नाम है, मूत्र मार्ग। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वृक्क है, और वृक्क में क्या बनता है, मूत्र का निर्माण होता है, जो सबसे प्रमुख उत्सर्जीय अंग होता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यहाँ से आपका सारे मूत्र क्या होते हैं, एक नली के आकार में आती है, और उस नली का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। इसका नाम क्या है, एक नली में जो आती है उसका नाम है मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी से सारे मूत्र कहाँ जाते हैं, मूत्राशय में जाकर जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं, मूत्राशय के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं। और मूत्राशय से फिर क्या करता है, कहाँ जाता है, यही मूत्र मूत्र मार्ग में जाता है, और मूत्र मार्ग में जाकर निष्कासित हो जाता है। अब आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि यह जो मूत्राशय है, मूत्राशय में एक मनुष्य क्या करता है, मूत्राशय के अंदर कितने मल मूत्र को जमा कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितने मल मूत्र को जमा कर सकता है। तो वो जो होता है 500 ml मूत्र को क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। इससे अधिक वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी निष्कासित करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, इतना मूत्र को वो क्या कर सकता है, जमा कर रख सकता है। और ये जो होता है, देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया को अमोनिया बनाने में, यूरिया को क्या बनाने में, अमोनिया बनाने में कितना समय लगता है। यूरिया मतलब जो पेशाब होते हैं उसको बोलते हैं यूरिया, और वो जो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया जान लेते हैं पहले कि अमोनिया क्या होता है। जो जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, जो पदार्थ पीला पदार्थ रहता है उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ होता है बच्चों। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, अमोनिया। तो यूरिया जो होते हैं अमोनिया को कितने समय में बदलता है, तो वो होते हैं 2 घंटे में इसको बदल देता है। कितने घंटे में, यूरिया जो बदलता है अमोनिया में कितने घंटे में, तकरीबन 2 घंटे में इसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे वृक्क के बारे में आज कि क्या है, मूत्र का निर्माण किसमें होता है, वृक्क में होता है, और कौन कौन नलिका से होकर जाकर गुजरती है और कहाँ निष्कासित होती है। आगे हम चलते हैं वृक्क के, यदि आपको अंदरूनी भाग, ये वाले भाग को हम लाते हैं। ठीक है, वृक्क का बोलेगा आंतरिक हिस्सा के बारे में, आंतरिक हिस्सा के बारे में बच्चों। तो वृक्क के आंतरिक हिस्सा को जान लेते हैं, वृक्क का आंतरिक हिस्सा। ठीक है, वृक्क का आंतरिक हिस्सा, ये देख लीजिए वृक्क का कौन सा हिस्सा है, वृक्क का आंतरिक हिस्सा है, यानी अंदरूनी हिस्सा। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं ना, एक वृक्क और ये 2 वृक्क, जोड़ी हो गए, एक जोड़ी। तो हम इसमें से अंदर वाला भाग को, एक वृक्क को लेकर आए हैं, जो दोनों साइड में अवस्थित होते हैं। मनुष्य के दोनों साइड में वृक्क क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। तो एक वाले वृक्क को हम लेकर आए हैं, और उसके बारे में जानेंगे कि देख रहे होंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका एक भाग है। वृक्क के पहले पूछा जाएगा कि वृक्क को कितने भागों, आंतरिक भाग को कितने हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटा गया। इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है, कौन सी भाग होती है, बाहरी भाग जो होती है, वो बाहरी भाग का नाम होता है, क्या नाम होता है, इसका नाम है कार्टेक्स। क्या नाम होता है, कार्टेक्स नाम होता है। ठीक है, जो बाहरी हिस्सा होता है उसका नाम है कार्टेक्स। ठीक है, और ये जो आपको ये सबसे बाहरी वाला भाग हो गया कार्टेक्स, और जो बीच वाला ये भाग दिख रहा है, ये वाला भाग इसका नाम है, बीच वाले का नाम है मेंडुला। क्या नाम है, मेंडुला, मेंडुला। और यहां पर से तीसरा भाग आता है, क्या आता है, तीसरा भाग यही अंदरूनी भाग है, जिसका नाम क्या है, रेनल हाइलम।
रेनल हाइलम। क्या नाम है? रेनल हाइलम। अब जो ये रेनल हाइलम है, यही जो है बच्चों सबसे ज्यादा क्या चीज को रखता है, सबसे ज्यादा क्या चीज को स्टॉक करके रखता है? तो सबसे ज्यादा अमोनिया को कौन स्टॉक करता है? यही है। अमोनिया को कौन स्टॉक करता है सबसे ज्यादा? अपने अंदर सबसे ज्यादा कौन रखता है? तो वो है रेनल हाइलम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृक्क के अंदरूनी हिस्से में सबसे बड़ा भाग जो होता है, सबसे जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसका नाम है रेनल हाइलम। और रेनल हाइलम क्या करता है? सबसे ज्यादा अमोनिया को अपने अंदर रखता है और यूरिया अमोनिया को 2 घंटे में बदल देता है। तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन को, ये सारे टॉपिक को समझ गए होंगे। आपको जैसा भी लगा होगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो आप कमेंट में जरूर लिखना और खूब ज्यादा शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे बहुत जल्द और इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जल्द। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।